औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए एपिसोड के साथ मेहताब हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जिस शख्सियत को मैंने आज इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट की है वो मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं और दोस्त भी हैं, सीनियर दोस्त हैं, अबसार आलम साहब। आप जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस टाइम जो है वो नेशन में पहले चीफ रिपोर्टर थे और फिर डिप्टी एडिटर के तौर पे और फिर एडिटर के तौर पे भी काम करते रहे और बाद में अबसार साहब ने जो है वो पैमरा जो है वो ज्वाइन कर लिया। सर थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आपकी नज़र में क्या है और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसकी कितनी अहमियत है? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हर शहरी का एक बुनियादी हक है और हमारा आइन इसकी गारंटी देता है। पाकिस्तान का आइन जो है उसके पहले जो 28 आर्टिकल हैं वो तमाम जो सिटीजन्स हैं, शहरी हैं इस मुल्क के, उनके हुकूक के बारे में ही हैं। तो उसमें से एक जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ये इसलिए ज़रूरी है कि इसके बगैर अगर जो महज़ब दुनिया है उसमें और जमहूरियत जो है वो इसके बगैर मुमकिन नहीं है अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो। तो एक जो इसमें मैं समझता हूँ कि बात क्लियर करने की ज़रूरत है वो ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ मीडिया के लोगों के लिए नहीं है, सही। ये हर शहरी के लिए है जो पाकिस्तान का शहरी है या जिस भी मुल्क का वो शहरी है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच उसका हक है। तो उसको सिर्फ इसलिए डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो एक आम आदमी है तो उसने खड़े होकर सवाल क्यों पूछ लिया। एक ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं समझता था क्लियर करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ जमहूरियत काफ़ी कमज़ोर रही है, स्ट्रगलिंग फेजेस बहुत सारे आए हैं। उसमें जब तक जमहूरियत कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि फ्री स्पीच यहाँ पे ना हो। और जो फ़िलोसॉफिकली अगर आप इस पे देखें इस पे तो जो 4 सुतून हैं किसी भी रियासत के, जो पहले 3 थे वो तो पार्लियामेंट थे और उसमें एग्जेक्टिव थी और फिर उसमें जुडिशरी है, वो 3 वो तो हिस्टोरिकल हैं। चौथा ये मीडिया जो है, ये जो जदीद दुनिया है, ये इसमें एक सुतून बनने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्यों था? फ्रीडम ऑफ स्पीच तो मीडिया के आने से पहले भी थी। अगर आप ग्रीक हिस्ट्री पढ़ें, रोमन हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें तीनों सुतून जो थे उसमें फ्रीडम तो लोगों को थी। अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री में जाएं तो हज़रत उमर से जब किसी सहाबी ने उठ के ये सवाल किया था कि आपका ये कुर्ता इतना लंबा कैसे बन गया, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज कर रहे थे, अपने राइट को। तो इसलिए ये एक बुनियादी इंसानी हक है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते किसी भी दौर में। सर ये बताएं कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस दोनों आपस में कहीं ना कहीं जाके मिल जाती हैं या 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं? देखिए, थोड़ा फ़र्क है। एक तो जब आप मीडिया की बात करेंगे तो वो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो स्टेट पिलर बन जाता है। ठीक। अगर एक शहरी जैसे मैं हूँ, आम शहरी, वो अपना हक इस्तेमाल करता है तो मैं तो किसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो इंस्टीट्यूशन नहीं हूँ, पिलर नहीं, लेकिन एक शहरी तो हूँ और मेरे लिए ये पिलर्स हैं। तो लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी इदारे में काम करते हैं, कलेक्टिवली आप एक स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी नुमाइंदा तंजीमें हैं, तो ये सारे ये जो आपके जो झैली इदारे हैं मीडिया के अंदर, ये मिल के एक इंस्टीट्यूशन बनते हैं, मिल के एक पिलर बनते हैं। तो फ़र्क इसमें सिर्फ ये है कि एक तरफ एक चीज़ को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोफेशनली हैंडल किया जाता है, अवाम तक, हुकूमत और अवाम के दरमियान जो राब्ता है वो मीडिया पैदा करता है। लेकिन मेरे और हुकूमत के दरमियान राब्ता डायरेक्ट भी हो सकता है, थ्रू मीडिया भी हो सकता है, थ्रू जुडिशरी भी हो सकता है, थ्रू पार्लियामेंट भी हो सकता है। तो शहरी तो हर अप्रोच के ज़रिए अकाउंटेबल अपनी हुकूमत को बना सकता है, लेकिन मीडिया जो है उसका रोल यही है कि वो जो हुकूमत वक्त है वो वक्त की हुकूमत, ठीक है, वक्त की अपोजिशन नहीं, वक्त की हुकूमत, उस पर वो चेक रखे, वॉच डॉग का काम करे, वॉच डॉग का, कि वो जो दूसरे 3 पिलर्स हैं, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है, वो क्या आइन के मुताबिक अपना पूरा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये एक इदारे के तौर पे, एक पिलर के तौर पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मीडिया की है, ये मेरी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एज इंडिविजुअल मेरी है। ठीक है। लेकिन
जो मीडिया, जो आपने फ़र्क की बात की है, तो मीडिया एक पिलर के तौर पे, एक इदारे के तौर पे वो इन दूसरे 3 पिलर्स के बारे में जो इतलात हैं वो आवाम तक लेके आता है। सर ये बताएं कि ये जो आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की है और आप पे रिसेंटली एक जो है वो पर्चा भी दर्ज हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो पाकिस्तान में जो आइन के तहत है वो प्रोटेक्टेड है? अगर नहीं है तो क्या क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, आइन के तहत तो प्रोटेक्टेड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसकी इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर तो प्रॉब्लम है। इन्फोर्समेंट ही उसको एक्सरसाइज करना है। जी सर। इशू ये है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते। ठीक है। अगर जो ताकतें हमारे उस हक को छीनती हैं या दबाती हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम अपना हक इस्तेमाल करें। बिल्कुल। बस ये यहाँ झगड़ा यहाँ है, हक के इस्तेमाल करने पे, हक की एक्सरसाइज पे। इन्फोर्समेंट नहीं, इन्फोर्समेंट तो दूसरी तरफ से हो रही है कि आप अपना हक इस्तेमाल ना करें। ठीक है, चुप कर जाएं, वरना हम आपको मारेंगे, हम आपको झूठे केसों में फंसाएंगे। वो एक्सरसाइज जो है, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज करने के लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है? अगेन ये चीजें इरेलेवेंट हो जाती हैं जब आपने ये फैसला कर लिया कि आपने अपना हक नहीं छोड़ना और आपने अपना हक इस्तेमाल करना है। ये दुनिया की और बने नौ इंसान की तारीख है कि जब भी आप अपना हक इस्तेमाल करेंगे, हर वक्त कुव्वतें ऐसी होंगी जो आपका हक दबाने की कोशिश करेंगी। सही। हमारा फ़र्ज़ है कि एक शहरी के तौर पे हम अपने उस हक को ना छोड़ें और अपने उस हक को इस्तेमाल करें। ज़ाहिर है उस हक के इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि हम एक महज़ब माशरे में रहते हैं, कुछ कदगने हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कानून हैं, आइन में भी लिखा हुआ। आइन में जो मुझे हक दिया गया है फ्री स्पीच का, वो किसी पैरामीटर के तहत है, उसकी कुछ हदूद और क़यूद हैं। तो उसको अगर आप वायलेट नहीं करते और आप अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इस पे तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ बोलने ही को मना किया जाता है, सवाल ही करने को मना किया जाता है। बात झूठे इल्ज़ाम की या फेक न्यूज़ की नहीं हो रही, या तो ये हो रही है भाई आपने मुझसे, मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं तो बहुत ताकतवर इंसान हूँ, आपने मेरे से कैसे सवाल कर लिया? अफलातून से कैसे आपने सवाल कर लिया? अफलातून तो खैर मेरा ख्याल है कि बहुत एक अच्छे फिलोसफर थे। ये तो यहाँ तो मैं समझता हूँ फिरौनियत है कि जी मैं फिरौन हूँ और मैं फिरौन आपके टैक्सेस के पैसे से हूँ, और ये भी नहीं कि मैं कोई अपना ही कहीं से पैसा लेके आया हूँ। तो लेकिन मैं इतना ताकत, आप ही की दी हुई ताकत, ये पाकिस्तान के लोगों की दी हुई ताकत है, पाकिस्तान की आइन की दी हुई ताकत है, उसी का जब आप इस्तेमाल करते हैं एक स्टेट के किसी जगह पे बैठ के, तो वो उसको पूछना, उसको जांचना, उसकी अकाउंटेबिलिटी करना, ये मेरा हक है शहरी के तौर पे, इसको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा सर, ये बताएं आप कि आपने आगाज़ जो है अपने प्रोफेशनल कैरियर का वो जर्नलिज्म से किया था। आप जर्नलिज्म करते रहे, आप एडिटर तक गए, आप बहुत सी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर टीवी चैनल्स के अंदर भी डायरेक्टर न्यूज़ भी रहे और हेड भी करते रहे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस को। आपने जर्नलिज्म क्यों ज्वाइन किया और फिर छोड़ा क्यों? देखिए, जर्नलिज्म तो मैंने बाई चॉइस ज्वाइन किया था। मैं समझ लें आप, बचपन भी कह सकता हूँ मैं, लेकिन लड़कपन से तो डेफिनेटली मेरी ख्वाहिश थी सहाफ़ी बनने की, और अल्लाह ने वो ख्वाहिश पूरी की। फिर मैंने 27 साल तक जर्नलिज्म की, और जर्नलिज्म में एक पैशन और एक कमिटमेंट के साथ आए थे कि हम सच की तलाश जारी रखेंगे। लेकिन फिर ख़ास तौर पे टीवी चैनल्स के आने के बाद एक इसका जो मिजाज था जर्नलिज्म का, वो बदल गया। ये जर्नलिज्म कम रह गई, ये इसमें एक्टिंग ज़्यादा शामिल हो गई, इसमें सनसनीखेज़ी शामिल हो गई, इसमें झूठे इल्ज़ामात, फेक न्यूज़ आ गई, और जो जिस तरह की अब जिस तरह मीडिया बिहेव कर रहा है और अपने हुकूक के बारे में आवाज़ ही नहीं उठा रहा, हुकूक के गस्ब होने के बारे में, तो ये मैं कई सालों से देख रहा था। तो फिर कुछ साल पहले मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिसके बारे में मैं मुतमईन ही नहीं हूँ, क्योंकि सहाफ़त का एक मकसद है। अगर वो सहाफ़त अपना मकसद पूरा नहीं कर पा रही और किसी और डायरेक्शन में जा रही है, तो मैं उस शिप का हिस्सा नहीं रहना चाहता, मैं उस धारे का हिस्सा नहीं रहना चाहता। मैं इस काम के लिए जर्नलिज्म में नहीं आया था, या ना पैसा कमाने या यहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए या ताकत हासिल करने के लिए मैं नहीं आया था। ये तो मैंने आपको बताया कि सच्चाई की तलाश थी, और ये बड़े फ़ख्र से हम
ये जर्नलिज्म करते थे, वो फ़ख्र का एहसास जो था वो नहीं रहा था। एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अबसार साहब उन चंद साफियों में शामिल हैं, कम से कम मैं उसके अंदर शामिल नहीं हूँ, कि जिन्होंने जो मीडिया टाउन के प्लॉट्स थे वो वापस कर दिए थे। सर आपने क्यों वापस किया था? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत काबिल फ़ख्र बात है मेरे लिए ये बात कहना, और मैं अपने उन साथियों से जूनियर हों मुझसे या सीनियर हों जिन्होंने वहाँ पे प्लॉट्स लिए हैं, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं मेरे पास था, तो मैं समझता था कि मुझे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंसान को लालच नहीं करना चाहिए, तो किसी और हकदार को मिल जाए। क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि सहाफ़ियों के कितने मसाइल पहले भी, अभी ये टीवी जर्नलिज्म के से पहले तनख्वाहें बहुत कम होती थी, तो उसमें बहुत मुश्किल से लोगों का गुजारा होता था और ईमानदार लोगों का गुजारा होना बहुत मुश्किल था। तो मैं समझता था ये मुनासिब बात नहीं है कि इंसान लालच करे, तो इसलिए मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मुझे यही करना चाहिए था। तो और मेरा ख्याल है कि किसी और हकदार को वो मिला होगा। लेकिन सर एक चीज़ आपने कही कि आपने ताकत के असूल के लिए जर्नलिज्म नहीं की, लेकिन जो इतराज़ किया जाता है जो आपके नाकदीन है वो ये कहते हैं कि आपने जर्नलिज्म छोड़ के पैमरा जो है उसको एज ए हेड जो है वो ज्वाइन कर लिया, और आपके ज़माने में जो है कुछ साफियों पे पाबंदी भी लगी थी, तो वो पाबंदी लगने की वजूहात जो है वो क्या थी? क्या उस टाइम उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल नहीं किया गया था? अच्छा, इसमें देखें, एक तो ये बात है कि आम आदमी को नहीं अंदाज़ा कि सहाफ़ी कितना ताकतवर होता है, और उसके मुकाबले में एक सरकारी इदारे में एक जो ऑफिशियल है वो कितना कमज़ोर होता है, ये आम आदमी को नहीं अंदाज़ा, लेकिन हम सहाफ़ियों को ज़रूर अंदाज़ा है। और कोई सहाफ़ी, कोई रिपोर्टर या सीनियर जर्नलिस्ट, आपको पता है मैं सीनियर पोजीशंस में था और बहुत अच्छी मेरी ज़िंदगी थी, वो छोड़ के जिसमें मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मेरे ऊपर कोई चेक नहीं है, मैं अच्छी सैलरी कमा रहा हूँ, अच्छी ज़िंदगी आरामदेह गुजार रहा हूँ, वो मैं छोड़ के एक ऐसा कांटों की माला गले में डाल लूँ जिसमें मेरी सैलरी भी उतनी नहीं है, मुझे कंफर्ट भी उतना नहीं है, मुझे सुकून भी नहीं है, मैं एकदम से स्क्रूटनी के और माइक्रोस्कोप के अंडर आ गया हूँ जिसमें हर बंदा मेरे से क्वेश्चन कर रहा है, मुझे खंगाला जा रहा है। तो ये कोई आसान ज़िंदगी नहीं थी, और मैं कोई टीनेजर तो नहीं था कि मैं किसी चीज़ की चकाचौंध से मुतासर होकर उधर चला गया था और वहां जाके एहसास हो, मुझे पता था जाने से पहले कि ये एक मुश्किल काम है जो मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे भी एक मकसद था। मैंने अपनी अच्छी जिंदगी छोड़ के इस मुश्किल जिंदगी, ये मुश्किल जिंदगी थी, आपने ये मुश्किल फैसला चूज की। ये कोई मैं एक नाकाम सहाफत छोड़ के, नाकाम सहाफ़ी था और मैं छोड़ के, या मैं जॉबलेस था, मैं छोड़ के एक फटाफट सरकारी मुलाजमत मुझे मिल गई है व्हेन आई वाज 50 years old, मैं इसलिए नहीं था वहाँ गया। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये मेरा ख्याल सहाफ़ियों में तो क्लियर होना चाहिए कि उसमें मकसद ये था कि मैंने जैसे आपको बताया, मैं कुछ सालों से ये समझ रहा था कि पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो सही समत में नहीं जा रहा, जिसका नुकसान होगा जो हुआ है, जो अब आपके सामने है। ये मुझे आज से 8-10 साल पहले बात समझ आ रही थी। तो मेरा मकसद ये था कि अगर मैं जर्नलिज्म से उठ के, जर्नलिज्म के ही जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको नाफिज करने के लिए कोशिश करूंगा तो बेहतर तरीके से कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस चीज़ को। तो मैंने कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की, और पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर से लोग जाते हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि इसी तरह हम पब्लिक सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट तब होता है, और ये लॉ के मुताबिक था, मीडिया के लोगों को ही इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहिए ताकि वो उस चीज़ को समझ कर सकें, उसी इंडस्ट्री से, उसी बिजनेस से होते हैं। तो इसलिए, और मुझे बिल्कुल इस पे फ़ख्र है कि मैंने ये स्टेप लिया, मुश्किल काम किया, और उसकी वजह से पिछले 5-6 साल में जो मुझ पे मुश्किलात आई हैं मैं उसको बर्दाश्त कर रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ, और मैं बड़ी खुशी से फेस करूँ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे दोबारा ज़िंदगी मिले मैं यही ज़िंदगी दोबारा गुजारूंगा। लेकिन जो आपने पाबंदी की बात की ना, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना उसकी कुछ कदगने हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि मैं आप पे झूठे इल्ज़ामात लगाऊं, मैं फेक न्यूज़ आपके बारे में दूं, मैं आपको एक नेशनल टीवी पे बैठ के रोज़ाना आपके खिलाफ एक कैंपेन चलाऊं और वो किसी के कहने पे चलाऊं। जो पाबंदियां लगी थी वो कानून के मुताबिक थी। सही है। एक ने सुप्रीम कोर्ट के जज पे इल्ज़ाम लगाया पैसे लेने का बगैर सबूत के, दूसरे ने
कुफर और गद्दारी के फतवे लगाए पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों पे, उनके खिलाफ शिकायत आई। ठीक है। उन शिकायत के बाद पैमरा में कई महीने केसेस चले, ठीक है, जिसमें उनको पूरा ड्यू प्रोसेस हुआ, मौका दिया गया। मौका देने के बाद एक फैसला किया, पैमरा ने नहीं किया, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, ठीक है सर, जो पैमरा के एम्प्लॉयज़ नहीं होते, जो जिसमें वकील भी होते हैं, जिसमें एकेडमिशियंस भी होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, सीनियर सहाफ़ी भी होते हैं। उन्होंने वो उनकी कमेटी काउंसिल होती है, उन्होंने उस पर फैसला दिया। ठीक है सर। अच्छा, फिर वो फैसला जाके हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। ठीक है। हाई कोर्ट ने भी पैमरा के हक में फैसला दिया। ठीक है सर। फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां से भी पैमरा के हक में फैसला हुआ। तो ये ऐसा नहीं है कि रात को बैठे पैमरा में किसी ने यूं बटन ऊपर कर दिया और सारा कुछ बंद हो गया। फिर ये कि टीवी चैनल्स कुछ घंटों के लिए बंद हुए, उसकी वजूहात सामने हैं कि पूरे मुल्क में ये बात तय थी, कानून का हिस्सा थी कि लाइव जो है वो कोई भी एक्शन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो करेंगी वो नहीं दिखाएंगे टीवी चैनल्स। उसमें जब वो दिखाया जा रहा था, उसको देख के पूरे मुल्क में हंगामे फूट पड़े और ये बातचीत चल रही थी टीवी चैनल से कि आप बंद करें इसको। उन्होंने 1 घंटा मांगा भी बंद करने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं बंद किया, क्योंकि मैं बताया ना सेंसेशनलिज्म है, और सेंसेशनलिज्म जब होती है फिर उसमें रेटिंग के चक्रों में एक कर रहा है, दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, चौथा भी करेगा, तो वो एक दूसरे को देख के अब यहाँ पे जिम्मेदारी थी टीवी चैनल्स की कि वो कानून की पाबंदी करते, वो कोड ऑफ कंडक्ट की पाबंदी करते। तो जहाँ पे वो वायलेशन होगी, जब हम कहते हैं कानून सबके लिए यकसा है, तो वो टीवी चैनल्स के लिए यही तो झगड़ा है कि अभी क्या झगड़ा है कि कानून सबके लिए यकसा है। तो अगर कानून का निफाज एक सियासतदान पे होगा तो एक जज पे भी होगा, तो फिर एक जर्नल पे भी होना चाहिए, फिर एक जर्नलिस्ट पे भी होना चाहिए, फिर एक ब्यूरोक्रेट पे भी होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक पे कानून का नफाज कर दें और दूसरे पे ना करें, दूसरे पे करें तो कहें जी मेरी तो वो, तो ये और ये फिर सारी चीजें अगेन पैमरा कोई बहुत कोई खुदाई इदारा नहीं है नौज़बिल्ला, उसके ऊपर चेक्स हैं बहुत सारे, हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है, फिर जाके उसके फैसले वैलिडेट होते हैं। अच्छा सर, ये जो आपने कहा कि अगर मुझे दोबारा मौका मिले मैं दोबारा करूंगा, आप जर्नलिज्म मैंने कहा जिंदगी मुझे अगर दोबारा मिले तो मैं इसी तरह दोबारा गुजारूंगा। ठीक है, मुझे रिग्रेट कोई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मेरा ज़मीर बहुत मुतमईन है। आप जर्नलिज्म में वापस सर आएंगे? और मैं समझता हूं कि मैंने पब्लिक सेक्टर ज्वाइन करके मेरा विजन क्लियर हुआ है, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, और मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी के लिए पब्लिक सेक्टर में जाके। मीडिया के ज़रिए भी हम कोशिश करते थे, लेकिन पब्लिक सेक्टर में बहुत तरीके से कर सकते हैं। और जहाँ तक आपके सवाल का मीडिया का, मैं ये बहुत पहले कह चुका हूँ कि मैं मीडिया में वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं लोगों का क्रिटिसिज्म खत्म हो जाता है कि आपने पब्लिक सेक्टर ज्वाइन कर लिया। भाई पब्लिक सेक्टर ज्वाइन किया है, उस साइड ऑफ द टेबल गए तो उस साइड तो वापस आना ही नहीं है। जी बिल्कुल, मुझे नहीं समझ आती ना फिर भी लोगों का मसला क्या है। लेकिन अगर ये कोई समझे कि मैं अपने जो मेरे राइट्स हैं वो मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, वो मैं करूँगा। लिखना मेरा राइट है, बोलना मेरा राइट है, टीवी पे आके बोलना मेरा राइट है, लेकिन मैं समझता हूँ मैं टीवी प्रोग्राम नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है इस पे। मेरी एक अखलाकी, मेरा अपना वादा अपने आप से है कि मैं प्रोग्राम होस्ट नहीं करूँगा। मैं उस तरह जिस तरह पहले एम्प्लॉयमेंट करता था मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं लिखूँगा, मैं बोलूँगा। अच्छा, ये मेरा हक है, और मैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे कोई काम करना है वो मैं करूँगा, क्योंकि मुझे कमाना है तो खाना है ना, रिस्क के अलावा। डेफिनेटली सर, ये जो जर्नलिज्म सर पाकिस्तान में जिस सिचुएशन के अंदर आ चुकी है कि जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा, लेकिन महताब साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मैं 27 साल जर्नलिज्म मैंने की है, और पूरे दिल दिमाग और रूह के साथ की है, और मैं इसका हिस्सा रहा हूं और मैं इसका हिस्सा रहूंगा। पाकिस्तान की जो जर्नलिज्म की तारीख है मैं उसका हिस्सा भी रहूंगा, मैं अपनी कम्युनिटी का हिस्सा भी रहूंगा। मेरे दोस्त, मेरी खुशियां, मेरे गम, मेरा सब कुछ उनके साथ है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन जो 27 साल थे वो मैंने सहाफ़ियों के साथ और सहाफ़त में गुजारा है। ये नहीं हो सकता कि मैंने वो छोड़ दिया है वो काम करना तो अब मेरे अंदर से सारी चीज़ें निकल गई, या मेरे ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं, या मैं सोचता वैसे नहीं हूँ, या मैं समझता वैसे नहीं हूँ, या मैं अपने राइट्स एक्सरसाइज नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। ये जो इस टाइम सिचुएशन है सर जर्नलिज्म की, 10,000 लोग बेरोजगार हैं, लोग सेंसरशिप का भी शिकार हैं और सेल्फ सेंसरशिप का भी शिकार हैं। इससे निकलने का तरीका क्या है सर, कैसे निकले हम?
बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में प्रेस ने ऐसी सिचुएशन नहीं देखी। देखिए ये जो है ना, ये क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए। मैं समझता हूँ सेंसरशिप जो स्टेट की है या स्टेट के दूसरे मैकेनिज्म की है, उससे ज़्यादा जो नुकसानदेह सेंसरशिप है ना, वो सेल्फ सेंसरशिप है। जब हम खुद अपने ऊपर ये सेंसरशिप लगा लेते हैं कि हमने ये चीज़ें नहीं दो एरियाज अपने इस इशू पे हमने नहीं बोलना, इस बंदे पे बोलना है, इस पे नहीं बोलना, इस पे हमने रोज़ाना प्रोग्राम करने हैं, इस पे हमने देखना ही नहीं है चाहे ये कत्ल कर दे। तो ये मेरी आंख का तो इनका भी आपको नजर आता है, लेकिन जहां से आपको पैसा आ रहा है, जहां से आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जहां से आपको नौकरी लगवाई जा रही है, वहां शतीर भी आपको नजर नहीं आता। ये जो है ना चीज, ये स्टेट ने शायद आपको ना कहा हो। अगर आपने स्टेट ने आपको कहा है तो आप फिर ईमानदार नहीं है अपने प्रोफेशन के साथ। तो मेरा ख्याल है सेल्फ सेंसरशिप और उसका तरीका ये कि कमिटमेंट हो इंसान की अपने आप से। सेल्फ इंटरेस्ट भी इसमें प्रॉब्लम है जी। सेल्फ देखें, मैंने थोड़ा देर पहले जिक्र किया कि टीवी के साथ पैसा ज़्यादा आया, पैसे के साथ सब्र और ठहराव आना चाहिए था। एक हौका होता है ना कि जी पैसा हो, घर हो, गाड़ियाँ हो, चलें आपका हम सबका हौका पूरा हो गया ना। अब फिर 2 घर हो, 3 घर हो, 4 घर हो, फार्म हाउस, 10 गाड़ियां हो, एक अपार्टमेंट लंदन में हो, एक दुबई में हो, इसका तो कोई एंड नहीं है ना। फिर मेरे पास जहाज भी हो, मेरे पास हेलीकॉप्टर भी हो, ये ज्यादती है। तो सेल्फ इंटरेस्ट आपका लेजिटिमेट जो डिजायर्स होती हैं वो तो होनी चाहिए, वो उसमें कोई बुराई नहीं है, और उसके लिए आपको एक जायज़ तरीके से स्ट्रगल भी करनी चाहिए। ठीक है। जब आपके पास वो है तो फिर आप जब लालच में पड़ेंगे तो फिर, और लालच से आपने कहा कि मैंने पैसे बनाने हैं, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज तो अपने प्रिंसिपल्स पे करेंगे ना। ये नहीं करना चाहिए। ये सर पाकिस्तान में जो इस टाइम पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो सारे इस टाइम सूरत हाल है, और जो इस एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है सर। अभी आप देखें कि पिछले दिनों में सेक्टेरियन किस्म हवाले से बातें शुरू हो गई, पहले रसीदों की बात हुई, फिर उसके बाद ये मामलात सामने आ गए। इस सारे क्राइसिस से निकलने का तरीका क्या है सर? एक तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन तो है, या तो हम उस पर अमल करना शुरू कर दें, लेकिन जब उस पर अमल नहीं हो रहा तो सर आगे कैसे जाएं? ये सोसाइटी आगे कैसे बढ़ेगी? देखें, अभी एक चीज़ मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ख़ास तौर पे मीडिया के लोगों की, सहाफ़ियों की, रिपोर्टर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो चीज़ों को गड़बड़ ना करें। ये जो आपने कॉन्फ्लिक्ट की जैसे बात की है, देखिए एक होती है न्यूज़, एक होती है ख़बर, होती है एक राय होती है। ख़बर और राय फ़र्क होती है। ख़बर में डंडी नहीं मारनी चाहिए, फेक न्यूज़, झूठी खबर नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल सही। और अगर आपने कोई खबर देनी है उसको 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा चेक वेरीफाई करें फिर दें। एक तो ये चीज़ होगी, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आप राइट में हैं, आप लेफ्ट में हैं, आप सेंटर में हैं, आप, ये मुमकिन नहीं है कि आप सहाफ़ी हों और आप की कोई आपकी पॉलिटिकल थिंकिंग ना हो, ये मुमकिन नहीं है। डेफिनेटली ये नामुमकिन चीज़ है। और फराज अदी साहब मेरे पहले एडिटर हैं, वो कहते थे कि सहाफ़ी और सहाफ़त और सियासत का चोली दामन का साथ है। तो ये, लेकिन आपकी न्यूज़ पे ये कलर रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब आगे आपकी राय, आपने राय देनी है ना, आप टेबल पे अपनी राय रखें ना ऑनेस्टली। आप कहें जी मेरी ये राय है, मैं राइट पे हूँ या मैं लेफ्ट पे हूँ या सेंटर पे हूँ, ठीक है, ये मेरी राय है। और मैं समझता हूँ कि राय जो है ना, खास तौर पे हमारी जो ट्रांजिशन में है सोसाइटी हमारी, इसमें राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। पढ़े लिखे लोगों की, अवेयर लोगों की, और सहाफ़ी और जज सबसे पहले बहुत अवेयर होते हैं, फिर सहाफ़ी उसके बाद अवेयर होते हैं। अवेयर लोगों की जो राय होती है ना, वो आम लोग उसकी तरफ देखते हैं, वो सेटल होते हैं, वो आपको देनी चाहिए, लेकिन उसको आप फिर वो झूठ की बुनियाद पे ना हो, वो सच्ची खबर की बुनियाद पे आपकी राय हो। बिल्कुल सही। और उसमें आप उसकी वजह से ये जो गड़बड़ हम करते हैं ना, खास तौर पे हम सहाफ़ी, जो ये गड़बड़ नहीं करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या कोई मीडिया पर्सन वो न्यूज़ क्या दे रहा है, क्या न्यूज़ में उसने डंडी मारी है, तो वो गलत है, वो नॉन प्रोफेशनल। राय हर एक की अपनी है। तो कॉन्फ्लिक्ट, हमारे जो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तभी होगा जब हम इन दो चीज़ों में फ़र्क कर लेंगे, सच में और ओपिनियन में, राय में। अब इसमें आपने कहा कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत क्लियर है ना, बात है उस पर अमल करने की। वो अमल डंडे के जोर पे नहीं हो सकता, डंडे के जोर पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये समझता हूं
कि फ़लाँ बंदा या फ़लाँ शख्स आइन पे अमल नहीं कर रहा, मैं उसको डंडा होता है उन लोगों के लिए जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, जो हैबिचुअल वायलेटर होते हैं। डंडा आम लोगों के लिए नहीं होता। आम शहरी को, आम सहाफ़ी को, आम ब्यूरोक्रेट को, चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री का हो, आम सियासतदान को, आम जजेस को एक उनके अंदर कमिटमेंट होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनके अंदर शऊर होता है कि हमने कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। हमने जो आर्गूमेंट्स के जरिए जो हमने काम कर आइन पे, जब हम सब अपने अपनी जगहों पे ये फैसला करेंगे हमने आइन पे चलना, मैंने रेड सिग्नल नहीं तोड़ना ट्रैफिक पे, मैंने डिसाइड कर। अब हर चौक पे तो ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं खड़ा होगा ना, रात को या दिन को, वो रात को नहीं खड़ा, वहां तो मेरे अंदर एक रिस्पेक्ट फॉर लॉ है वो होनी चाहिए। वो हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारी ट्रेनिंग, हमारे कल्चर में ये बहुत प्रॉब्लम है। हमारा कल्चर जो है वो रेड सिग्नल को तोड़ने में फ़ख्र महसूस करता है। हम चाहते हैं हम गन लहरा के वीडियो बना के हम सोशल मीडिया पे डाल दें तो लोगों पे रोब पड़े कि यार मैं बड़ा कोई बहादुर इंसान हूँ। बहादुरी गन लहराना नहीं होती, बहादुरी लहराती हुई गन के सामने खड़े होना पुरअमन तरीके से, ये बहादुरी होती है। तो मेरा ख्याल है जब हम ये इस कल्चर सोसाइटी में अपनी में ये डालेंगे कि जुल्म करना बहादुरी नहीं है, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाना बहादुरी है, तो तब हम हुसैन के रास्ते पे चलेंगे। सर आखिरी सवाल है आपसे, ये जो आपके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है सर, इसमें आप कोई बेल या कोई इसके बारे में आपका क्या राय है? मतलब देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगा के एक इंतहाई बेहुदा और मैं समझता हूँ ताकत के नशे में ये मुकदमात कायम किए गए हैं, जिस पे ज़ाहिर है जिन लोगों ने भी किया है उनको खुदा का खौफ नहीं है शायद, सही है, लेकिन अगर उनका ख्याल है कि इस तरह के मुकदमों से या इस तरह की सज़ाओं से वो मुझे डरा सकते हैं तो वो गलत है। और आप देखें कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का करम है इतना कि लोगों ने इतनी मोहब्बत निछावर की है, इतनी कमिटमेंट शो की, मुझे नहीं अंदाज़ा था। तो ये मुझे भी अंदाज़ा हुआ, ये उन लोगों को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि वो इस मुल्क को, इस कौम को किधर ले जाना चाह रहे हैं। ये रिएक्शन देख के वो देख लें कि ऐसे तबकात पाकिस्तान के, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पंजाबी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर लोग जो कभी भी इस तरह की बातों को क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे, स्टैंड नहीं लेते थे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वो खड़े होके वो मेरे साथ खड़े हुए हैं आके, उन्होंने मुझे अपनी सॉलिडेरिटी शो की है। ये तब्दीली है, ये लोगों के जहन तब्दील हो गए हैं। इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि 21वीं सदी में रहने वाले लोग अब 8वीं 9वीं 10वीं सदी के मिडिवल यूरोप के तरीके यहाँ आप लगाएंगे, मेथड इस्तेमाल कर आप कॉलोनियल जो इंपीरियलिज्म था, जो ब्रिटिश राज था, वो यहाँ लोगों को दबाने के लिए, ग़ुलाम लोगों को दबाने के लिए, अपनी चिट्टी चमड़ी का रोब कायम रखने के लिए जो उसने कवानीन बना के लोगों को दबाता था और लोग दब जाते थे, तो यहाँ ब्राउन चमड़ी वाले भी हमारे साथ वही कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। सही है। करना है करते रहें, इसका रद्द-ए-अमल और ज़्यादा होगा, ये कम नहीं होगा। जितना दबाएंगे, ये साइंस का भी उसूल है, उसका रिएक्शन उतना ही रद्द-ए-अमल ज़्यादा होगा। तो समझने की चीज़ है, ये अकल की बात है, ये समझ की बात है, ये खुलूस की बात है। इस मुल्क के साथ जो सिंसियर है वो इस चीज़ को ध्यान से देखेगा, समझ से देखेगा और अपना रास्ता बदलेगा। ये बेहतर है कि हम आपस में ना लड़ें और दुश्मन पे तवज्जो रखें। दुश्मन को इससे बेहतर और कुछ नहीं चाहिए कि वो तो उसको तो कोई चैलेंज नहीं हम दे रहे, लेकिन हमारे पास जितनी ताकत है, जितने हमारे पास हथियार हैं, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने पे वो इस्तेमाल करें और दुश्मन हमारा बैठ के वो एंजॉय करे। ये मुझे नहीं समझ आती ये स्ट्रैटेजी कौन सिखाता है, कहाँ से सीखते हैं ये लोग, और इसको फिर अपने ही मुल्क के लोगों पे अप्लाई क्यों करते हैं। ये मेरा सवाल, मेरा सवाल ये आज आपके प्रोग्राम के जरिए तो इस पर सोचें कि ये स्ट्रैटेजी किसको फ़ायदा पहुंचा रही है और किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये ब्रिटिश राज की स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के लोगों पे अप्लाई की जा रही है। सर थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी।